नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज अपने चैनल पे पहली बार एनसीईआरटी बुक के 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का मटेरियल है और एनसीईआरटी बुक से बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे क्वेश्चंस आने के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भाई आज का पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन कि चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार कौन से हैं। चक्रीय प्रवाह, आप ये बात जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का में एक जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, उनका अध्ययन हम एक देश की अर्थव्यवस्था के स्तर पे करते हैं, यानी उपभोक्ता जमा उत्पादक जमा समाज, यानी संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं, जिसमें कई 4 हमारे क्षेत्र होते हैं, जिसमें से पहला हमारा परिवार क्षेत्र होता है, दूसरा हमारा उत्पादक क्षेत्र होता है और तीसरा हमारा सरकारी क्षेत्र होता है, चौथा हमारा शेष विश्व होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। इनके बीच में कई प्रकार के चक्रीय प्रवाह चलते रहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार कौन से हैं। तो चक्रीय प्रभाव हमारा 2 प्रकार का होता है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में चलता रहता है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर जो है हमारा परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, और हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है यानी उत्पादक क्षेत्र, उनके बीच में चलता है। पहला हमारा चलता है कि परिवार क्षेत्र उन्हें क्या देते हैं, अपनी कारक सेवाएं देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? कारक सेवाएं देते हैं, जिन्हें उत्पादक क्षेत्र उत्पादन के कारकों की तरह प्रयोग करके उत्पादन देते हैं। इसके बदले में इसे हम कहते हैं वास्तविक प्रभाव। इसे हम कहते हैं वास्तविक प्रभाव, क्योंकि चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार हैं। पहला वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में क्या होता है कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को अपनी कारक सेवाएं देता है। क्या क्या? श्रम यानी लेबर, कैपिटल यानी पूंजी, लैंड यानी भूमि, और इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यम वृत्ति। ये 4 चीजें होती हैं कारक सेवाएं। इन्हीं का उत्पादक क्षेत्र इनसे भाड़े पे या इनसे खरीदते हैं और इन्हीं का प्रयोग करके वो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। इसलिए ये जो 4 चीजें होती हैं इन्हें हम कारक सेवाएं कहते हैं और इन्हें हम प्राथमिक कारक भी कहते हैं दोस्तों। ये जो प्राथमिक कारकों का इस्तेमाल करके और कच्चे माल का इस्तेमाल करके यानी द्वितीय कारकों का इस्तेमाल करके ये उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं को बाजारों में उत्पादित करके मतलब उपलब्ध कराता है। तो इस प्रवाह को हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह। अब मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? बहुत ही सिंपल भाई, देखिए, कारक सेवाओं के बदले में ये इनको देते हैं कारक आय। क्या कहते हैं? कारक आय बोलें या फिर हस्तांतरण भुगतान बोलो, कारक भुगतान बोलें, क्योंकि इन्हें कारक सेवाओं के बदले में मिली है परिवार क्षेत्र को, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कारक आय है। बट इन्होंने उत्पादन के कारकों के बदले में भुगतान किया, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कारक भुगतान है। फिर ये क्या करते हैं, इसी कारक आय को अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं, जो उनका उपभोग कहलाता है, और अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए बचत करते हैं। और जब ये शेयर मार्केट या फिर बैंक में रखते हैं तो वो निवेश बदल जाता है। तो निवेश प्लस बचत, अगर हम निवेश और उपभोग दोनों को जोड़ें तो वो व्यय बनता है। अगर व्यय व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए किया जाए तो वो उपभोग है, पर अगर वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के उद्देश्य से किया जाए, रिटर्न कमाने के उद्देश्य से किया जाए, तो वो फिर हमारा क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, वो हमारा फिर निवेश होता है ना।
बहुत ही सिंपल। तो ये दो चक्रीय प्रवाह चलते हैं विभिन्न क्षेत्रों के बीच में। हमने यहाँ पे माना है कि अर्थव्यवस्था में अभी दो ही सेक्टर है, हमें 12th में इतना ही पढ़ना होता है। पर आप ग्रेजुएशन में भी मैंने इन पे वीडियो पूरा डिटेल में बना रखा है। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है। आपको जितने भी मेरे वीडियोस मिलेंगे, बड़े बड़े वीडियोस मिलेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि स्टॉक चर क्या है। स्टॉक चर क्या है? देखिए, हमारे ये जो चक्रीय प्रवाह है इनमें कई प्रकार के आर्थिक समूचे होते हैं। क्या होते हैं? आर्थिक समूचे होते हैं जो एक देश की संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का नेतृत्व करते हैं और प्रभावित करते हैं। जैसे कि उपभोग हो गया, निवेश हो गया, आय हो गई, उत्पादन हो गया, है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो गई। ये बहुत सारे क्या होते हैं? आर्थिक चर बोल सकते हो आप इन्हें। समष्टि आर्थिक चर, समष्टि क्यों लगाए? क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालती है। आर्थिक इसलिए लगाया क्योंकि ये अर्थशास्त्र से जुड़े होते हैं, धन के विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। और चर इसलिए लगाया क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है, तो इन्हें हम समष्टि आर्थिक चर कहते हैं। समष्टि आर्थिक चर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर हम उसको उनकी गणना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कुछ उनमें से होते हैं स्टॉक और कुछ उनमें से होते हैं प्रभाव। जैसे अगर हम बात करें कि संपत्ति जो है, एक व्यक्ति के पास जो संपत्ति होती है वो उसका स्टॉक होता है। जैसे इस समय आपके पास या आपके माता पिता के पास इस समय आज की तारीख में, आज तारीख है हमारी 4 दिसंबर 2020। तो आज की डेट में आपके पास जो कुल धनराशि है, जो भी आपके पास जो घर है, आपका बैंक बैलेंस है, जो भी चीज है सब कुछ जोड़ लो तो मान लीजिए 25 लाख है आपके पास। तो 25 लाख जो है वो आपकी संपत्ति है। तो वो एक समय बिंदु पे नापी जाती है। यानी स्टॉक जो होता है समय के एक निश्चित बिंदु पर नापा जाता है। एक निश्चित बिंदु पर, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, है ना, एक की बात करते हैं हम, एक की बात। तो यहाँ पे इसलिए लिख रखा है कि स्टॉक चरों से अभिप्राय उन चरों से है, यानी उन समष्टि आर्थिक चरों से है जिन्हें एक निश्चित समय बिंदु पर नापा जाता है, एक निश्चित समय बिंदु पर नापा जाता है। जैसे भारत में अभी ऑन द स्पॉट भारत की जो जनता है उसके पास कितनी करेंसी है, तो उसके पास कितना कैश है ना, कितनी उसके पास डिमांड है और कितनी उसके पास अदर डिपॉजिट है। तो ये M1 घटक है, आप जानते हो। तो ये क्या है? ये एक तरीके का स्टॉक है दोस्तों। आप एक सिंपल सी बात मेरी समझ लीजिए। स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा आर्थिक समष्टि चर जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पे नापा जाए। उदाहरण के लिए आपकी संपत्ति, जो आपके पास संपत्ति होती है ना, वो आपका स्टॉक है। मान लीजिए आपके घर में इस समय जो ऊपर टंकी लगी हुई है उसके अंदर कितना पानी है, अभी 7 बज रहे, 7 बजे तक कितना पानी है, तो वो पानी का स्टॉक है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों इसे। और प्रभाव क्या होता है? जो समय के दो बिंदुओं के बीच में नापा जाता है। जैसे कि आपने जनवरी से फरवरी तक कितना पैसा कमाया, तो ये जो आय है। तो देखिए, अगर हम दोनों बात करें कि संपत्ति तो क्या है, एक निश्चित समय बिंदु पर नापी जाती है, इसलिए वो स्टॉक है। और आय प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, तो प्रति जिसके आगे लग जाता है, प्रति, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, आप ऐसे मान लीजिए। एवरी जब बढ़ जाता है, प्रति लग जाता है, तो वो हो जाता है प्रभाव। इन पे भी मैंने डिटेल वीडियोस बना रखा है। आप मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहां पे आपको ये 100% मिलेगा। 300 से ज्यादा वीडियोस बना रखी हैं मैंने इकोनॉमिक्स पर ही। और अब मैं आपके लिए बहुत जल्द पॉलिटिकल, हिस्ट्री और भी कुछ सब्जेक्ट जो मुझे आते हैं मैं आपके साथ जरूर आपके लिए पढ़ाऊंगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ बट सारी बाल की खाल आपको बताऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर मोटिवेट करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
तीसरा क्वेश्चन है कि उपभोग वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। उपभोग वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आखिर ये उपभोग क्या है। ये भी एक हमारा आर्थिक चर है। ये भी क्या है, हमारा एक आर्थिक चर है। ठीक है, अगर आप एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के हिसाब से देखोगे तो ये व्यष्टि आर्थिक चर है, और संपूर्ण समग्र उपभोग की बात करोगे तो ये समष्टि आर्थिक चर भी है। दोनों ही है। ठीक है, अभी हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसे हम समष्टि आर्थिक चर मान के चलते हैं, समग्र उपभोग मान के चलते हैं इसे हम। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आखिर उपभोग होता क्या है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन जो होता है, उससे एक देश की इनकम जनरेट होती है, यानी वाई जनरेट होता है। ठीक है, उसी आय से एक देश क्या करता है, अपना एक्सपेंस करता है, अपना एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस करता है ना, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, है ना। और यही एक्सपेंस, यही व्यय दो तरीके के होते हैं। समग्र व्यय बोलूं तो दो तरीके के व्यय होते हैं। एक व्यय होता है हमारा उपभोग, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों निवेश। एक होता है निवेश। उपभोग क्या होता है पहले ये समझाता हूं। देखिए, आपके पास जो भी आपके पास आय है, आपके पास या आपके परिवार के पास, आप बाजार से या किसी बाजार से आप कोई भी वस्तु या सेवा खरीदते हैं जो कि आपके पर्सनल यूज के लिए आती है। जैसे आप बाजार से चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, ठीक है, आटा खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, पर वो आप कितने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदते हैं, तो वो आपका निवेश है, और सॉरी, तो वो आपका उपभोग है। परंतु अगर वही वस्तु अगर आप अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए खरीदते हैं तो वो निवेश है। देखिए, खर्चा दोनों है। उपभोग भी एक खर्चा है जो आय में से किया जाता है, निवेश भी एक खर्चा है जो आय में से किया जाता है, और आय प्राप्त की जाती है कारक सेवा के बदले में। मेरी बात को समझिए, चार हमारी बेसिक कारक सेवाएं होती हैं: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम। इन चार कारक सेवाओं के बदले में हमें कारक आय प्राप्त होती है, और इसी कारक आय को जब हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति पे खर्च करते हैं तो वो उपभोग कहलाता है, और जब हम उसे अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए या अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए हम उसे निवेश करते हैं तो वो निवेश कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर आपने एक कार खरीदी मार्केट से और वो उससे आप अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं, पर्सनल ऑफिस जा रहे हैं, बीवी बच्चों को घुमा रहे हैं, माता पिता को घुमा रहे हैं, तो वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपका उपभोग है। परंतु उसी कार को अगर आप अपने स्टाफ को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या उससे आप टैक्सी चला रहे हैं, तो फिर वो आपका निवेश है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब आपको ये तो समझ आ गया उपभोग क्या होता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं। तो आप, सिंपल सी बात है, जो भी उपभोग के लिए खरीदी जाती है उन्हें उपभोग वस्तुएं कहा जाएंगे, और जो इन पे पैसा खर्च किया जाता है वो उपभोग व्यय कहलाएगा। सिंपल, मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल। तो देखिए, उपभोग वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी पर्सनल यूज। अभी जरा देखिए मेरी बात को, आप समझिए, मैंने बाजार से समोसे खरीदे और मैंने उसको खा लिए। मैंने 20 रुपए के 2 समोसे लिए और मैंने खा लिए, तो उसने मेरे डायरेक्ट यानी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने खरीदे थे, मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिए उनको। तो वो मेरी कैसी वस्तु हो गई? जो क्रिया की मैंने, वो तो उपभोग हो गई। और जिस वस्तु से मेरी भूख की शांति हुई, संतुष्टि हुई, वो कैसी वस्तु हो गई? उपभोग वस्तु हो गई। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो आई थिंक मैंने इन पे भी बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें। चौथा क्वेश्चन, भाई चालू हस्तांतरण को परिभाषित कीजिए। अब ये चालू हस्तांतरण क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि भैया जो हमारा उत्पादन होता है ना, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, वो किससे होता है? हमारे इनपुट से होता है। किससे होता है? इनपुट से। यहाँ देखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए, जो हमारे इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक प्राथमिक कारक और एक द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक में श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम, और द्वितीयक कारक में हमारे
कच्चे पदार्थ आ जाते हैं, बिजली आ जाता है, पानी आ जाता है और हमारे जितने भी सीमित संसाधन होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, इन इनपुट्स का प्रयोग करके हम प्रोडक्शन करते हैं यानी उत्पादन करते हैं। इन उत्पादन से ही हमारे देश में आय यानी आय का सृजन होता है। इसी आय को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये जो आय है ना, ये कारक सेवा के बदले में प्राप्त होती है, तो इसे हम कारक आय कहते हैं या कारक भुगतान कहते हैं। दोस्तों, कारक आय कहते हैं, आप इसको ये समझिए, यानी फैक्टर इनकम होती है और फैक्टर इनकम आपको फैक्टर सर्विस के बदले में प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पे पूछा गया है आपको कि चालू हस्तांतरण क्या होता है। अब देखिए, एक अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति दो प्रकार की आय प्राप्त कर सकता है। एक तो भैया फैक्टर इनकम प्राप्त कर सकता है, फैक्टर इनकम यानी FY, फैक्टर इनकम प्राप्त कर सकता है। और एक फैक्टर ट्रांसफर यानी मतलब क्या कि चालू हस्तांतरण प्राप्त कर सकता है। अब ये चालू हस्तांतरण क्या होता है? बहुत ही सिंपल, जो बिना किसी कारक सेवा के प्राप्त होती है। जैसे कि कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होती है। तो वृद्धावस्था पेंशन हो गई या छात्रवृत्ति हो गई, ये क्या है? ये बिना किसी काम के प्राप्त हुई है, बिना किसी कारक सेवा के बदले प्राप्त हुई है, तो ये चालू हस्तांतरण हो गई। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अजीबोगरीब से लिख रखा है, बट बात वही है। आप इसको पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि चालू हस्तांतरण से अभिप्राय उस हस्तांतरण से है जो अदाकर्ता की चालू आय में से किए जाते हैं, चालू आय में से किए जाते हैं, जो बिना किसी काम के प्राप्त होते हैं और प्राप्तकर्ता की चालू आय में जुड़ जाते हैं और प्राप्तकर्ता की चालू आय में जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात कि भारत सरकार को WHO ने कोरोना से लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। अब भारत सरकार ने उसी 50 करोड़ रुपए से प्रत्येक नागरिक को 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी। तो देखिए, भारत सरकार अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हम तो प्राप्तकर्ता हो गए, और भारत सरकार वो पैसा दे रही है तो वो तो अदाकर्ता हो गई। तो भारत सरकार ने भी अपनी चालू आय में से दी है और हमारी भी ये चालू आय में जुड़ गई है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, चालू आय क्या है? जो बिना किसी कार्य के, क्योंकि भारत को जो पैसा मिला है WHO से वो बिना किसी काम के मिला है, और हमें जो भारत सरकार से मिला है वो भी बिना किसी कारक सेवा के मिला है। तो इसे ही हम कहते हैं चालू हस्तांतरण या चालू आय, जो बिना किसी काम के प्राप्त होती है। और एक होती है हमारी कारक आय, जो मैंने आपको समझा दी। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको क्लियर हो रही है तो प्लीज लाइक करके जरूर मोटिवेट करें मुझे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूंजी निर्माण को परिभाषित कीजिए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को पूंजी निर्माण को समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा पूंजी निर्माण क्या है। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का उत्पादन करना है तो आपके पास 4 चीजें तो होनी चाहिए। पहला, श्रम होना चाहिए यानी लेबर। दूसरा, आपके पास कैपिटल होना चाहिए यानी पूंजी। और तीसरा, आपके पास लैंड होना चाहिए, लैंड मीन्स भूमि होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास बिजनेस माइंड यानी इंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, है ना। ये 4 चीजें हमारी बेसिक है किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए। अब इसमें अगर हम बात करें पूंजी की, तो पूंजी से हम क्या करते हैं? हम प्लांट लगाते हैं, जो कि प्लांट मतलब क्या होता है? पूरी फैक्ट्री लगाना, तो लैंड पे लगेगी। और उसी पैसे से, उसी पूंजी से हम बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 करोड़ की बड़ी बड़ी मशीनें, जिनका हम लंबे समय तक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। उद्देश्य तो मुनाफा कमाना होता है, कभी कभी हानि भी होती है। देखिए, उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है, एक उत्पादक का हानि हो जाती है। कोई उत्पादक ये नहीं कहता कि भाई मुझे हानि उठानी है, मेरा मन कर रहा था हानि उठाने का तो मैं इसलिए बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं यार, सब ना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करते हैं, बट हानि हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी मशीन खरीदते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं,
तो उस पे जो पैसा खर्च होता है वो भले पैसा तो आपका खर्च हो गया, बट लंबे समय तक, 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक आप उससे क्या है करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक्चुअल में आप आने वाले भविष्य में पैसा कमाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। निवेश क्या है, निवेश एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जब एक उत्पादक किसी प्लांट या मशीन पे जो पैसा खर्च करता है उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। क्योंकि आज भले हमने पैसा खर्च कर दिया है, बट निकट भविष्य में हम, आने वाले समय में हम उससे पैसा कमाएंगे। तो मशीनों की खरीद यानी मशीन यानी फिक्स एसेट्स जिन्हें हम कहते हैं अकाउंट्स में, फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स कहते हैं, स्थिर परिसंपत्ति भी कहते हैं। फिक्स एसेट्स जो होते हैं उन पे जो पैसा खर्च किया जाता है उन्हें ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण भी दो तरीके का होता है, एक सकल और एक निवल। सकल में इसकी जो घिसावट होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। अगर हम घिसावट यानी अप्रचलन यानी स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दे सकल में से, तो फिर वो निवल बन जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको बात को समझना, ठीक है ना। तो पूंजी निर्माण से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक से है। पूंजी के स्टॉक से है यानी आपने बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, आपने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए, भले आज आपने खर्चा किया है, आज आपने खर्चा किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था खर्चे दो तरीके के होते हैं। एक जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए किया जाता है तो वो तो उपभोग कहलाता है, और एक व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसे हम निवेश कहते हैं। और जब हम बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं जिनका हम लंबे समय तक उपभोग कर सकते हैं तो उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं, क्योंकि वो पूंजी का स्टॉक होता है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिश्रित आय। क्या बात करते हैं? मिश्रित आय। देखिए, मिश्रित आय को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आय, जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी जब आप आय विधि से गणना कर रहे होते हैं तब वहां पे एक आती है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तो मिश्रित आय क्या होती है? बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखिए, जो असंगठित क्षेत्र होता है हमारा, और जो स्वरोजगार करता है, जो अपना काम करता है, और उसे ही हम मिश्रित आय कहते हैं। यानी जो श्रम भी वही लगाता है, पूंजी भी वही लगाता है, वही जगह का भी इंतजाम करता है, और उसी का पूरा बिजनेस माइंड होता है। जैसे एक रेडी पटरी वाला, वो सारी चीजें वो खुद करता है, वो मजदूरी भी खुद कर रहा है, पैसा भी खुद लगा रहा है, जमीन का भी, और भैया उसी का माइंड है सारा का सारा। तो वो मिश्रित आय हो गई। तो यहाँ पे लिख रखा है कि मिश्रित आय से अभिप्राय स्वलेखा श्रमिकों, स्वलेखा श्रमिकों जो अपना डेली का काम करते हैं, है ना, और जो अनियमित उद्यमों द्वारा सर्जित आय से होता है। अनियमित यानी असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित जिसकी डिटेल सरकार के पास है, जो रजिस्टर्ड है, जिसका बही खाता सरकार में है, जो इनकम टैक्स रिटर्न करता है, जो टैक्स भरता है। और असंगठित मतलब जो टैक्स वैक्स नहीं करता, वो इतना पैसा कमाता ही नहीं है, वो टैक्स से, और उसका बही खाता भी भारत सरकार के पास नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसे ही हम, उसके द्वारा जो आय सर्जित की जाती है उसे स्वनियोजितों की मिश्रित आय कहते हैं दोस्तों। जो श्रम पूंजी उद्गम और जो श्रम पूंजी, भूमि और उद्गम, इन चारों का प्रबंध स्वयं करता है, एक ही व्यक्ति करता है। तो आई थिंक आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्यात को घरेलू आय में क्यों जोड़ा जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये घरेलू आय क्या होती है। देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा था कि भैया इनपुट जो होते हैं, इनपुट यानी उत्पादन के जो कारक होते हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उत्पादन करते हैं। अब ये जो उत्पादन है, अगर एक देश की, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं भारत सुंदर सा, जैसे ये भारत है, ये हमारा सुंदर सा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत है। ये भारत की राजनीतिक सीमा है। ये क्या है? भारत की राजनीतिक सीमाएं। यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे हमारा
अंडमान निकोबार है, ये सारी, ये तो राजनीतिक सीमाएं। बट आर्थिक सीमाएं क्या होती हैं, वो उससे ज्यादा विस्तृत होती है, वो पूरा समुद्र आ जाता है। भारत के व्यक्ति की कोई भी चीज या भारत सरकार की कोई भी चीज देश या देश से बाहर अगर काम कर रही है तो वो आर्थिक सीमा के अंतर्गत आती है। और आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो भी आय सर्जित हुई है उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, घरेलू आय कहते हैं। मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में, और यहाँ पे घरेलू सीमा का मतलब आर्थिक सीमा से है, ना कि राजनीतिक सीमा से। घरेलू सीमा में सर्जित जो भी आय होती है उसे हम घरेलू आय कहते हैं दोस्तों, जो घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। बिल्कुल सिंपल की बात है, जितना आपका जीडीपी होगा उतना ही आपका जीडीवाई होगा, यानी उतनी ही आपकी इनकम होगी। यानी प्रोडक्शन ऑलवेज इक्वल टू इनकम, ये बात आपने याद रखनी है मेरी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि घरेलू आय क्या होती है। इन पे भी मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ बहुत सारी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न ये पूछा गया है कि आखिर ये जो निर्यात है इसे घरेलू आय में क्यों जोड़ा जाता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए घरेलू आय का मतलब क्या है, घरेलू उत्पाद, क्योंकि घरेलू उत्पाद और घरेलू आय एक ही बात है। अब घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, जो घरेलू यानी घर की सीमा में किया गया हो। तो निर्यात हम कौन सी वस्तुओं को करते हैं, जिनका निर्माण हमारे देश में हुआ है। जैसे मान लीजिए आप जूते बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं और आपकी खुद की जूते बनाने की फैक्ट्री है, आप भारत में भी सप्लाई करते हैं और भारत से बाहर भी सप्लाई करते हैं। जो भारत के बाहर सप्लाई की है वो भी तो भारत में ही बनी है। अगर भारत में बनी है तो वो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, और अगर वो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है तो भारत की घरेलू आय में जोड़ी जाएंगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी का उल्टा पूछें कि आयात को घटाया क्यों जाता है, क्योंकि आयात जो वस्तुएं की जाती है भारत में, जो चाइना से हम आयात करते हैं, अमेरिका से या रशिया से जो आयात करते हैं, उसे भारत की घरेलू आय में नहीं जोड़ सकते, घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसका निर्माण भारत में नहीं हुआ है। तो भैया निर्यात को तो घरेलू आय में जोड़ना पड़ेगा, बट परंतु आयात को घरेलू आय में से घटाना पड़ेगा। तब हमारी घरेलू आय क्या होती है, तब हमारी घरेलू आय हमारी राष्ट्रीय आय में परिवर्तित हो जाती है। आ रही है ना बात समझ, क्योंकि घरेलू आय में नागरिक भी होते हैं, गैर नागरिक भी होते हैं, बट हमारी राष्ट्रीय आय में केवल सामान्य निवासी होते हैं, जो देश में ही वास करते हैं और जिनकी आर्थिक रुचि का जो केंद्र होता है वो हमारा देश ही होता है, भारत ही होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय और देशी आय में सबसे बड़ा अंतर अब ये है कि राष्ट्रीय आय में कारक आय को सम्मिलित किया जाता है, घरेलू आय में भी कारक आय को सम्मिलित किया जाता है। बट घरेलू आय में घर की घरेलू सीमा मायने रखती है, आर्थिक सीमा मायने रखती है, जबकि राष्ट्रीय आय में सामान्य निवासी मायने रखता है। सामान्य निवासी जो देश का वासी होता है, जो सामान्य निवासी होता है, जो देश में पिछले 1 साल से ज्यादा रह रहा होता है और उसकी आर्थिक रुचि का जो केंद्र होता है वो देश होता है, ना कि विदेश होता है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इन पे भी मैंने डिटेल्स वीडियोस बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपना 8वें प्रश्न पे कि भाई वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या है। भाई वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, अब ये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है, पहले इतना मैंने आपको समझाया कि भाई सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब सकल घरेलू उत्पाद 2 तरीके का है, एक वास्तविक और एक मौद्रिक। वास्तविक कौन सा है भाई, वास्तविक हमारा वो है जिसकी गणना जब हम करते हैं तो आधार वर्ष की कीमत, यानी 2015 में गेहूं की कीमत क्या थी और 2020 में गेहूं की कीमत क्या है, ये देखेंगे। उसकी क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, ना कि उसकी प्राइस पे ध्यान देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि गेहूं से तो इतना इनकम हो रही है इंडिया को या इंडिया के वासियों को, नहीं, हम ये देखेंगे कि 2015 में क्या कीमत थी, कितना उत्पादन था, 2020 में कितना उत्पादन और कितनी कीमत है। हम कीमत 2015 की लेंगे, अगर उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्वांटिटी में वृद्धि हुई है, तो
मतलब सकल घरेलू उत्पाद हमेशा क्वांटिटी पे ध्यान देता है दोस्तों, और ये आधार वर्ष की कीमत पर इसकी गणना की जाती है। जबकि मौद्रिक जो होता है, जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद होता है, वो देश की वर्तमान यानी जो उस समय उसी देश की यानी 2020 में उसकी क्या कीमत है गेहूं की, तो वो होगा मौद्रिक। तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ देता हूं तो आपको अब समझ में आ जाएगा। जब एक दिए गए वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद की गणना आधार वर्ष की कीमत के आधार पर की जाती है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। और इसमें बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की मात्रा में वृद्धि होती है, मात्रा में। क्लियर है? और इसे ही वास्तविक आर्थिक समृद्धि माना जाता है, ना कि मौद्रिक नीति को, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद को माना जाता है। जो मौद्रिक वाला होता है ना, उससे स्फीतिक अंतराल उत्पन्न हो जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है बस, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? लगता तो ऐसा है कि भैया उत्पादन ज्यादा हुआ, उत्पादन ज्यादा हुआ, कीमत ज्यादा होगी। उत्पादन ज्यादा तभी माना जाएगा जब क्वांटिटी बढ़ने के माध्यम से हो। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट 9वां प्रश्न। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब उत्पादन का मूल्य वृद्धि के बराबर होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला समझिए कि आखिर मूल्य वृद्धि क्या होती है। मूल्य वृद्धि क्या होती है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। मूल्य वृद्धि जैसे वर्णित मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडेड क्या होती है। देखिए कोई उत्पादन है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत है, उत्पादन का मूल्य, मैंने यहाँ पे ये लिखा, थोड़ा सा लिखता सही से नहीं है ये, माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग या मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है? अब देखिए आपने ना कोई जूता बनाया, जूते की फैक्ट्री थी और वो मार्केट में 1000 रुपए का बिक रहा है, पर उसको बनाने में उसकी जो लागत आई है वो 300 रुपये आई है। तो भैया सिंपल सी बात है, तो मूल्य वृद्धि कितनी होगी? 700 रुपये होगी। यानी आपने उत्पादन प्रक्रिया में उसकी कीमत को 700 रुपये बढ़ा दिया। यानी सिंपल सी बात है, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग जो कि द्वितीय कारक होते हैं हमारे, सिंपल सी बात है, एक प्राथमिक कारक होती है और एक द्वितीय कारक होते हैं। द्वितीय कारक में कच्चा माल आता है, जैसे जूते बनाने के लिए चमड़ा चाहिए, बिजली चाहिए, है ना, तो वो उसका क्या है, सिंपल सी बात है, मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को अगर मूल्य, उत्पादन के मूल्य यानी वस्तु या सेवा के मूल्य में से घटा दिया जाता है तो जो शेष बच जाता है उसे ही हम मूल्य वृद्धि कहते हैं, वैल्यू एडेड कहते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उत्पादन का मूल्य वृद्धि के बराबर कब होगा। या सिंपल सी बात है, वैल्यू एडेड, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। तो यार सिंपल सी बात है, जब मध्यवर्ती वस्तुएं अगर शून्य है, यानी जैसे कोई मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि मैंने भिंडियां उगाई अपने बगीचे में, तो मुझे मान लीजिए वो मैंने फ्री में उगाई है और 500 रुपये मुझे मिल गए उसको बेचने पे, तो मेरी लागत क्या आई थी? 0। तो जब अगर उत्पाद का मूल्य और मूल्य वृद्धि तभी बराबर हो सकती है जब हमारी मध्यवर्ती वस्तु की जो कीमत है वो शून्य हो। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, उत्पादन का मूल्य वृद्धि के बराबर जब होता है जब मध्यवर्ती लागतें यानी मध्यवर्ती वस्तुएं या मध्यवर्ती उपभोग, आप कुछ भी कहें, क्या हो? शून्य हो, तभी दोस्तों ये बराबर होता है। आपसे पूछे कि मूल्य वृद्धि क्या होता है, तो आप बहुत ही सिंपल सी बात, उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के उपभोग को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे मूल्य वृद्धि कहते हैं। और मूल्य वृद्धि किसी उत्पाद के मूल्य के तभी बराबर हो सकती है जब मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत क्या हो मेरे दोस्तों? शून्य हो। आई थिंक आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जब मैं इस पहले चैप्टर को पढ़ाऊंगा जो कि फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आज मैंने एनसीईआरटी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे अभी मैंने आपके साथ किए हैं, बिल्कुल बिंदास स्टाइल पे, जैसा कि मैं आपके साथ करता हूं। देखिए ये सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए, बट मैं आपको इससे 10 गुना ज़्यादा बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, जब उत्पाद का मूल्य मूल्य वृद्धि के बराबर होता है तो राष्ट्रीय आय से अभिप्राय, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन ये हो सकता था, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन यही था कि सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया होगा, मिसप्रिंट हो गया है शायद। तो राष्ट्रीय आय से अभिप्राय देश के एक बार ही लिखना है, देश के सामान्य निवासियों द्वारा साधन कारक आय के जोड़ से है। यानी एक देश का जो सामान्य निवासी है, जो अपने श्रम के बदले में, पूंजी के बदले में, भूमि के बदले में और उद्गम के बदले में जो भी पैसा कमाता है, यानी कारक आय प्राप्त करता है, उसी के कुल जोड़ को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो एक लेखा वर्ष के दौरान नापी जाती है। अब देखिए ये राष्ट्रीय आय हो गई और जो देशीय आय हो गई, ये समय के दो बिंदुओं पे नापी जाती है, तो इसलिए इसे आप प्रवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे, यानी फ्लो कहेंगे, फ्लो, है ना। तो आई थिंक आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझाने में मैं सफल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ रोज़ाना, और बड़े बड़े वीडियोस बनाता रहूँ पूरी डिटेल में, तो वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।